ना रहूंगी साथ, ना दूंगी तलाक, मुझे चाहिए घर बैठे खर्चा यानी कि मेंटेनेंस। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है एडवोकेट राहुल सिंह। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे मुद्दे पे जिसमें हस्बैंड वाइफ के बीच में डिस्प्यूट सालों साल चलते रहते हैं। वो डिसाइड ही नहीं कर पाते कि उनको साथ में रहना है या उनको डिवोर्स लेना है। आज की वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पज से बनाई है क्योंकि मेरे बहुत सारे व्यूवर्स की इसमें डिमांड आई है, कमेंट आए हैं उनके कि भाई आप इस पे एक वीडियो बना के हमें बताइए कि भाई जब ऐसी सिचुएशन हो जाती है जहाँ पे वाइफ एक अपनी तरफ से ये कह देती है कि भाई ना तो मुझे साथ में रहना है, ना मुझे तलाक देना है, तो हमारे पास क्या ऑप्शन है। तो वीडियो में एंड तक बने रहें ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। और अगर मेरी वीडियो ये अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर जरूर करें। मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं। हाँ जी दोस्तों, हम अब आ जाते हैं मेन टॉपिक पे कि जब वाइफ कहती है कि ना तो मुझे साथ में रहना, ना मुझे तलाक देना। बहुत सारे लोगों के केस चल रहे होंगे, उनको खुद ही पता चल गया होगा कि कोर्ट में क्या होता है। कोर्ट के पहले कुछ दिन, कुछ जो स्टार्टिंग के कुछ साल होते हैं, उनमें तो सिर्फ मेंटेनेंस की बात होती है। चाहे उनके बीच में कोई भी फिजिकल मेंटल क्रूरल्टी हो रखी हो, या उनके बीच में कोई अडल्ट्री का कोई केस चल रहा हो, या कुछ भी उन्होंने कुछ भी डाल रखा हो XYZ, उस पर कोई भी बात नहीं होती। जैसे वाइफ पैकेज के तौर पे कई केस कर देती है, जैसे 498A का केस कर देती है, जो 85-86B NSS एक्ट हो गया अभी नए कानून में। उसमें क्या होता है, दहेज की प्रताड़ना का वो कर देती है। इसमें सिर्फ आपकी हरेसमेंट होती है, फैमिली को बेल मिल जाती है, उसके बाद ये 10 साल 15 साल तक इसका पता ही नहीं चलता इस केस को कि कहाँ गया ये केस, उसके बाद गायब। जैसे डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल कर दिया, वहां पे डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में कोई बात नहीं होती, वहां पे सिर्फ मेंटेनेंस के बारे में बात होती है। और ऐसे ही 125 का केस होगा तो उसके साथ में भी ऐसे ही होगा, 125 में भी मेंटेनेंस की बात होगी। अगर आपने डिवोर्स केस डाला तो वहां पे अगर वाइफ ने 24 की HMA की एप्लीकेशन लगा के वहां मेंटेनेंस क्लेम कर दी तो आपका डिवोर्स रुक गया। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है, किस चीज पे आपको अटैक करना है ना। देखिए, पहले तो मैं सबसे पहले उनके लिए ये बात कहना चाहूंगा, जो लोग आपस में जिनका अभी डिस्प्यूट चल रहा है, 2 साल से 3 साल से अलग है, कोर्ट के अंदर उनका कोई केस नहीं गया है, तो अपने लेवल पे ही वो सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। अपने बड़े बुजुर्गों के साथ में मीटिंग करने की 1-2 बार कोशिश करें। अगर पॉसिबिलिटी है तो ठीक है। इसमें भी दो दो सिचुएशन होती है। देखिए, अगर कोई चाहता है कि भाई मुझे वाइफ के साथ में ही रहना है, मुझे तलाक वगैरह के बारे में सोचना ही नहीं है, मुझे घर भी फिर से बसाना है, तो वो ऐसी सिचुएशन में एक काम करेगा जो मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा कि क्या करना है उसको। वो है लाने का, कि वाइफ को कैसे ला सकते हैं। दूसरा काम है जो डिवोर्स के बारे में सोचना, कि भाई अगर उनकी पॉसिबिलिटी बिल्कुल खत्म हो चुकी है, सारे चांसेस दे दिए, सारे रिश्तेदारों के साथ में आपने समाज के सामने सब जगह आपने मीटिंग करके देख लिया, सारे चांस दे लिए, सब कुछ आपने करके देख लिया, उसके बाद भी वाइफ की ये हठ धर्मिता है, वो नहीं रहना चाहती साथ में, तो ऐसी सिचुएशन में आपको डिवोर्स के बारे में सोचना है। तो दो ही चीजें कर सकते हो आप, या तो उसको ला सकते हो या उससे तलाक ले सकते हो। उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। और वाइफ के पास भी सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो सिर्फ मेंटेनेंस ले सकती है, यानी कि तलाक के बारे में या उसके साथ में रहने के बारे में वो तो कभी भी सोच सकती है। ये दो चीजें तो उसके पास अवेलेबल है। जीरो अमाउंट पे करे या कुछ लमसम अमाउंट पे करे, कुछ सर्टेन कंडीशन पे करे, वो तो अलग है। लेकिन वाइफ के पास सिर्फ मेंटेनेंस, और मेंटेनेंस से जिंदगी नहीं चलती। ये सबको पता है कि मेंटेनेंस के सिर्फ बेस पे आप पूरी जिंदगी नहीं चला पाओगे, आपको कुछ ना कुछ उसके बीच में चाहिए होगा। जैसे आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं, जब वाइफ कह देती है मुझे साथ में नहीं रहना और ना मुझे तलाक देना, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना है। हस्बैंड को एक अपने किसी लॉयर के तरफ से एक लीगल नोटिस भेजना है, जिसमें वो सिंपल सी ये बातें बोलेगा कि भाई मैं साथ में रहना चाहता हूँ, जो हमारे बीच में पीछे की जो बातें हुई हो उनको सबको मैं भूलने के लिए तैयार हूँ, मेरे साथ आके रहो, मैं साथ में रहने के लिए तैयार हूँ। तो ऐसी सिचुएशन में दो चीजों के काम करेगा। इसको RCR नोटिस बोलते हैं, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स, यानी कि RCR, इसकी शॉर्ट फॉर्म ये होती है। इसमें ये होता है कि भाई हस्बैंड अपनी एक्सप्रेस जाहिर करता है, अपनी इच्छा जाहिर करता है कि वो साथ में रहना चाहता है। और कल को अगर वाइफ नहीं रहना चाहती, अगर उस लीगल नोटिस का रेस्पॉन्स नहीं देती है, कोर्ट में भी जाके खड़ी हो जाती है और मेंटेनेंस के लिए क्लेम करती है, तो वहां पे ये नोटिस जो है वो हस्बैंड के फेवर में रहेगा। जहाँ पे सेक्शन 9 का केस आप डालते हो, वहां पे लीगल नोटिस से भी काम चल जाएगा आपका। अगर आपको उसकी अपनी मंशा जाहिर करनी है, अपनी इंटेंशन जाहिर करनी कि भाई मुझे साथ में रहना है, तो
उससे क्या होगा, जब जज के सामने जब वो फाइल जाएगी और उसमें लीगल नोटिस देखा जाएगा जज को, तो उसमें साफ समझ में आ जाएगा कि मेंटेनेंस क्यों रोक दी जाए वाइफ की, क्योंकि वो खुद ही नहीं रहना चाहती, हस्बैंड तो रखने के लिए तैयार है, वो सारी कंडीशन सब कुछ भूल भाल के अभी भी रखने के लिए तैयार है। ये तो उन लोगों के लिए है जो लोग साथ में रहना चाहते हैं। कई सिचुएशन, दूसरी सिचुएशन क्या आती है, जब हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता है और लेवल इतना बढ़ जाता है जहाँ पे कोई मेंटल या फिजिकल क्रूरटी ऐसी आ जाती है जहाँ पे उनको अलग रहने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं दिखता, जहाँ पे डिवोर्स तक की वो सोच लेते हैं या उन्हें डिवोर्स केस डाल दिया जाता है कोर्ट में। तो दूसरी बात ये है, इसमें अलग रहना ही है, क्योंकि मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मेंटेनेंस मिलना ही सिर्फ जिंदगी का आधार नहीं है। आप लंबे समय तक जिंदगी भर सिर्फ मेंटेनेंस के ऊपर गुजारा नहीं कर सकते, आपकी लाइफ बहुत कीमती है, उस लाइफ में पता नहीं क्या क्या आप कर सकते हो। शादी में बंधे रहने के अलावा आप अलग रह के भी कुछ चीजें कर सकते हो अपने लिए भी। ये सिर्फ हस्बैंड के लिए नहीं है, वाइफ के लिए भी है। वो भी अपनी लाइफ को मेंटल एक स्ट्रेस में जाने से बचाने के लिए अपने आप को दो चीजों पे अपना माइंड सेट करे, या तो उसको डिवोर्स लेना है या उसको अलग रहना है। तो या तो उसको डिवोर्स अलग रहना है या उसको साथ में रहना है, ठीक है। तो अब हम दूसरा ऑप्शन करते हैं कि भाई जब वहां पे तलाक की बात आ जाती है, तो तलाक में जब आप तलाक डालते हो तो दो तरह के तलाक होते हैं, एक रजामंदी से तलाक होता है। उसके लिए क्या करना है, एक आपको लीगल नोटिस भेजना, भाई मैंने माइंड सेटअप कर लिया है और मैं अब तलाक चाहता हूँ, कोर्ट में फाइट करने से कोई फायदा नहीं है, आप आओ और तलाक के बारे में बात करो, ठीक है। ये मेरा एड्रेस है, यहाँ पे आप आके मीटिंग कर सकते हो, मेरे लॉयर के पास मीटिंग कर लो या कहीं भी आप XYZ कोई भी प्लेस चूज कर लो, वहाँ पे बैठ के बात करेंगे, डिवोर्स की बात करेंगे, म्यूचुअल डिवोर्स पे, जो तुम्हारे ग्रीवेंसेज है मेरे ग्रीवेंसेज है उन पे बात करेंगे। अगर सही है तो ठीक है, नहीं है तो फिर हम डिवोर्स के फिर मैं कंटेस्टेड डिवोर्स पे जाऊंगा। कंटेस्टेड डिवोर्स का आपको सभी को पता है कि भाई कंटेस्टेड डिवोर्स होता है जिसमें एक पक्ष उसमें चाहता है डिवोर्स और दूसरा नहीं चाहता है। जो पक्ष चाहता है, जो पार्टी चाहती है, वो मेंटल और फिजिकल क्रूरल्टी जिसमें शारीरिक मानसिक प्रताड़नाओं के साथ में अडल्ट्री का बेस होता है, इस तरह के ग्राउंड होते हैं। तो ये है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको अपने लिए एविडेंस इकट्ठा करने हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक मोड में हो, कहीं पे वीडियो ऑडियो जो भी है, ये सारे आपको गैदर करने, इकट्ठे करने हैं, कहीं से भी लेके आओ। 65 भी जो अभी 63 BNS एक्ट हो गया है, जो पहले एविडेंस एक्ट में था 65 भी, अब वो सर्टिफिकेट के साथ में सारे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के तौर पे लगाओगे। दूसरा, कंप्लेंट आपने की हुई है तो वो, कोई इंजरी की फोटोग्राफ है तो वो, ये सब अपने केस के साथ में लगाओगे। और ध्यान रखो, जब भी आप डिवोर्स केस के बारे में सोचो तो तुरंत उस डिवोर्स केस को डाल दो, क्योंकि प्रोसीडिंग इतनी लंबी चलती है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भाई जब तक वाइफ कुछ नहीं करेगी हम नहीं करेंगे। आप अपनी इंटेंशन जाहिर कर दो, अगर साथ में रहना है तो साथ में रहने का लीगल नोटिस भेज दो, अगर डिवोर्स म्यूचुअल तरीके से लेना तो म्यूचुअल डिवोर्स वाला लीगल नोटिस भेज दो, अगर नहीं है तो अपना सीधा फिर क्रोल्टी के ग्राउंड पे या जो भी अडल्ट्री या कोई भी ग्राउंड है उस ग्राउंड पे आप डिवोर्स केस डाल दो। तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट भी साफ समझ में आ जाता है, क्योंकि 1 से 1.5 साल तो आपको उन चीजों को कवर अप करने में लगता है जिसमें मेंटेनेंस और कई चीजें, सर्विस, उनको नोटिस आएगा, रिप्लाई देंगे, ये होगा। 1 साल तो आपका ऐसे ही गुजर जाएगा, 1-1.5 साल फिर वो हो जाएगा, ताकि आपका केस स्पीड अप हो सके। और ऐसा नहीं है कि डिवोर्स के जो होते हैं ये, इनके ऊपर भी आपको डिक्री नहीं मिलती, इनके ऊपर भी डिक्री मिल जाती है। ऐसी सिचुएशन में बहुत सारी चीजें हैं जो आपको करनी पड़ती है, उनको सही तरीके से करोगे। जैसे मेंटेनेंस आएगा, तुरंत आप वहाँ पे एग्री हो जाओ कि मैं ये अमाउंट वॉलंटरली पे करना चाहता हूँ। अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है इतना अमाउंट पे करने में, पे करो और खत्म करो कि भाई मेंटेनेंस में इतने महीने की देना चाहता हूँ, खत्म करो उसको, उस एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ करो जितना जल्दी कर सको। ये नहीं कि लंबा पेंडिंग रखो उसको, इंट्रीम मेंटेनेंस को, एप्लीकेशन को, उससे आपके लिए थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। उन एप्लीकेशन को अपने डिवोर्स केस में डिसाइड कराओ, जल्दी से जल्दी जो भी काम जल्दी कर सकते हो आप अपने डिवोर्स केस में वो जल्दी करो, उसको पेंडिंग मत रखो। क्योंकि जज ऑलरेडी माइंड सेट कर चुका है, वो आपके खिलाफ एक ऐसा माइंड सेट कर चुका है कि उसको डिवोर्स नहीं देना। तो आपको डिवोर्स लेना है तो अपने ये स्ट्रॉन्ग ग्राउंड के साथ में ये जाना है। 2 या 3 साल का आपका मेन बैटल चलेगा। अगर सही तरीके से आपने केस लड़ा तो 3 साल के अंदर आपको रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने चला वही कि भाई कुछ न कुछ आपने इधर उधर छुपा वो कर दिया, नहीं रिप्लाई आ रहे, ना वकील साहब जा रहे, ना कुछ हो रहे, डेट पे डेट लगी जा रही है, तो ऐसी सिचुएशन में फिर आपको डिवोर्स मिलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, 10 साल भी लग सकते हैं ऐसे केसेस में। अगर मेरी वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो आज की वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।